आइए, आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आज बम्बई में बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, बहुत अंधेरा है। जिस रूम में मैं बैठा हूँ वहाँ भी अंधेरा है। लाइट का सहारा लेकर के आपसे चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले शैलेंद्र ठाकुर जी उपस्थित हुए हैं। धीरे धीरे सारे चिकित्सक, सविता जी, योगेश महाजन जी, सुनील रातौरी जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी, विनोद कुमार जी शर्मा, देन विकास चौधरी जी, मनोज शुक्ला जी, प्रशांत सहाने जी, सविता साजन जी, इस तरीके से हमारे चिकित्सक धीरे धीरे सारे उपस्थित हो रहे हैं। आप सबको बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप समय पर उपस्थित हो जाते हैं। कल हम लोगों ने उन्माद के बारे में चर्चा की थी, साइकोसिस के बारे में। जैसा मैंने कल बताया था, साइकोसिस उन्माद के अंतर्गत बहुत सारे मानस रोगों का अंतर्भाव हो जाता है। आज कुपोषण के कारणों पर और उनके निदानों पर विचार करेंगे। पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर भानु प्रताप जी ने कोलाइटिस के बारे में, चिकित्सा के बारे में जानना चाहा है। कोलाइटिस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत इसके कई प्रकार कोलाइटिस के होते हैं। कोलाइटिस एक्चुअली ये एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है जब कॉलोन में हो जाता है ड्यू टू ऑटोनोमस डिसऑर्डर्स या इन्फेक्शन। ऑटोनोमस डिसऑर्डर या इन्फेक्शन के कारण जब इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसी को कोलाइटिस कहते हैं। खास तौर से कोलोन में, बड़ी आंत में जब सूजन आ जाती है तो कोलाइटिस कहा जाता है। और ये कोलाइटिस कई प्रकार की हो सकती है आधुनिक मतानुसार, जैसा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये रोग है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और बहुत कठिन साध्य व्याधि है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिट। इसके कारण भी बॉवल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कोलाइटिस की उत्पत्ति हो जाती है। क्रॉन्स डिसीज़ भी ये इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है। इट अफेक्ट्स इंटरनल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, कोलोन है, इंटेस्टीन है, उसकी दीवारों में स्वेलिंग हो जाती है और कई बार बहुत ही तकलीफदेह व्याधि होती है। खाना पीना पेशेंट नहीं कर पाता, हमेशा दर्द बना रहता है, मलप्रवृत्ति भी अनियमित होती है। तो कोलाइटिस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको हम अपने आयुर्वेद के अनुसार से संग्रहणी के अंतर्गत रख सकते हैं। एक क्षतज संग्रहणी का भी उल्लेख आता है, क्षतज संग्रहणी, और उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस की तुलना हम कर सकते हैं। ऐसी क्रॉन्स डिजीज जो है, संघग्रहणी एक रोग होता है, उसके अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। तो अब कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पहले आपको डिफरेंशियल डायग्नोस करना पड़ेगा कि अल्सरेटिव है कि सिर्फ कोलाइटिस है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो निश्चित रूप से आपको ब्लड को भी रोकना है और साथ साथ में कोलाइटिस का भी ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए सबसे बढ़िया लघु आहार देवें, खाना हमेशा लघु देवें ताकि इंटेस्टाइन में बहुत भार न पड़े पाचन क्रिया के लिए। दलिया है, खिचड़ी है, दूध तो देना नहीं चाहिए, उसकी जगह दही या छाछ का सेवन इस पेशेंट में कराना चाहिए। इसके अलावा इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, एक तो पिच्छावस्ती इसमें बहुत ही लाभ होती है। पिच्छावस्ती या पंचतिक्त क्षीर वस्ती, इसका भी सेवन पेशेंट में आप करा सकते हैं। इसके अलावा जो परपटी कल्प है, जो मैंने कई बार बताया हुआ है आपको, 20 दिन का परपटी कल्प और 30 दिन का परपटी कल्प, ये भी आप बहुत लाभप्रद इन तमाम प्रकार के कोलाइटिस में हो सकता है। मैं एक बार आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। अगर 20 दिन का परपटी कल्प देना है तो 100 mg से पंचामृत परपटी प्रारंभ करते हैं। प्रथम 3 दिन तो दीपन पाचन औषधियाँ पंचकोल काढ़ा दिन में 2 बार खाली पेट में 3 दिन तक देवें। चौथे दिन से फिर ये आप परपटी कल्प प्रारंभ करें। परपटी कल्प प्रथम दिन 100 mg,
द्वितीय दिन 200, ऐसे बढ़ाते हुए 10वें दिन 1000 mg हो जाएगी। और फिर 11वें दिन से इसको कम करना चालू कर दीजिए, 900 mg, 800, 700, ऐसा धीरे धीरे करते हुए 20वें दिन 100 mg की मात्रा आ जाती है। और उसी प्रकार क्रमशः छाछ का सेवन इसमें पेशेंट को कराना चाहिए। छाछ में ही रखना है, अन्न बिल्कुल नहीं देना है। इसको निरन्न पंचामृत प्रॉपर्टी कल्प कहा जाता है। सान्न भी करते हैं। सान्न में कई बार तक्र के स्थान पर थोड़ा लघु आहार जैसे खिचड़ी का सेवन है या मूंग दाल का सेवन है, इनका करा सकते हैं। कई बार फल के रसों के द्वारा भी प्रॉपर्टी कल्प कराया जाता है, पर यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में तक्र से पंचामृत प्रॉपर्टी कराना ज़्यादा अच्छा होगा। 30 दिन के पंचामृत प्रॉपर्टी कल्प में प्रथम दिन 100 mg, द्वितीय दिन 200 mg, सब बढ़ाते हुए 10वें दिन 1000 mg हो जाएगी। और 11वें दिन से और 21वें दिन तक, 11वें दिन से 21वें दिन यानी 10 दिन यही मात्रा 1 ग्राम की यानी 1000 mg की मात्रा 10 दिन आपको देना है। फिर 22वें दिन से कम करना चालू कर दीजिए और आप देखेंगे 30वें दिन ये 100 mg की मात्रा आ जाती है। इस तरीके से लगातार ये प्रॉपर्टी कल्प और प्रॉपर्टी कल्प का रिपीटेशन भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट को लाभ है, पेशेंट काउंसलिंग में आपको सहयोग कर रहा है, तो 7 दिन के वेट करने के बाद पुनः पंचामृत प्रॉपर्टी कल्प कर सकते हैं। इससे रोगी को निश्चित रूप से बहुत ही आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा औषधि के रूप में अगर प्रॉपर्टी कल्प नहीं करा पाता तो पंचामृत प्रॉपर्टी 250 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, ऐसा दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ चटाना चाहिए। इसके अलावा कुटज घन बटी या अमीबिका बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ। और इसका एक योग भी मैं आपको बता रहा हूँ अनुभूति। इसमें ईसबगोल 100 ग्राम, बिल्व चूर्ण 100 ग्राम और बड़ी सौंफ 100 ग्राम, इन तीनों को मिला करके 1-1 चम्मच दिन में 3 बार छाछ के साथ पेशेंट को ये देवें। इससे भी रोगी को बहुत आराम प्राप्त होता है। और ये ध्यान रहे दीपन पाचन आपको पहले करा नहीं है, और उसके लिए पंचकोल काढ़ा सबसे बढ़िया उत्तम ट्रीटमेंट माना जा सकता है। तो इस तरीके से कोलाइटिस का ट्रीटमेंट आप पेशेंट में कर सकते हैं। डॉक्टर आर.बी. प्रजापति ने पूछा है कि जब हम बस्ती लगाते हैं तो स्नेहन स्वेदन पूर्व में करना चाहिए या स्नेहन स्वेदन बस्ती के बाद करना चाहिए? तो बस्ती के पहले ही वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन करना चाहिए। आभ्यंतर स्नेहपान तो बस्ती में कराते नहीं हैं। वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, सर्वांग स्वेदन, कई बार पेट में ही स्वेदन कर देते हैं, मालिश कर देते हैं, नहीं, पूरी सर्वांग में अभ्यंग स्वेदन करने के पश्चात बस्ती आप देवें। और बस्ती के पश्चात कर्म के रूप में वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन करने का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि पेशेंट उस समय मोशन होती है, फिर पेशेंट नहाने की इच्छा करता है ना। तो बाद में पश्चात कर्म जो है आवश्यक, जैसे गर्म पानी का सेवन करना, बाहर नहीं निकलना, धूप में या हवा में बाहर नहीं निकलना, अच्छी जहाँ निवात स्थान हो वहाँ पर लेटना चाहिए। और जो विरेचन के पश्चात पश्चात कर्म किए जाते हैं, वही पश्चात कर्म निरूह बस्ती के पश्चात करना चाहिए। डॉक्टर प्रमोद सूर्यवंशी, उनका एक पेशेंट है, 67 मेल है, फास्टिंग शुगर है उनकी 190 और पोस्ट मील शुगर है 290, यानी बढ़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से इनकी विधिवत चिकित्सा को करना पड़ेगी। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप समझ लीजिए। स्थूल प्रमेही बलवान हैकः कृशस्तैकः परिदुर्बलस्य संब्रह्मणं तत्कृशस्य कारं संशोधनं दोष बलाधिकस्य संशोधनं नाहरति या प्रमेही तस्य क्रिया संसमनी प्रयोज्याः मंथा कषाया यवचूर्णलेयः प्रमेह शांतैः लघुश्च भक्षाः स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोज्याः कल्पोपदृष्टे मल शोधनाय ऊर्ध्वं ददाधस्य मले अपनीते मेहेषु संतर्पण मेहोकारम। स्थूला प्रमेही, अगर रोगी बलवान हो, स्थूल हो, दोष का बल ज़्यादा हो, तो ऐसे अवस्था में शोधन करना चाहिए। शोधन के पश्चात दवा देना चाहिए। यदि रोगी कमज़ोर है, अल्प बलशाली है, दोष भी अल्प हैं, ऐसी अवस्था में आपको संशमन चिकित्सा करना चाहिए।
तो ये देख करके पेशेंट को सबसे पहले संशोधन चिकित्सा कराएं। यदि संशोधन कराना है तो वमन और विरेचन कराने के बाद फिर औषधियाँ देवें, और संशमन कराना है तो दीपन पाचन औषधियाँ दे करके जो संशमन औषधियाँ हैं मधुमेह के लिए उनका सेवन कराना चाहिए। एक वस्ती जरूर मैं उल्लेख करना चाहूँगा। आप चरक सिद्धि स्थान 8 श्लोक नंबर 8 में ये एक बस्ती है जिसको नाम है प्रमेहग्न बस्ती। ये बहुत ही उपयोगी बस्ती है। इसमें रासना है, पंचतत्व के द्रव्य हैं, और उसमें कल्क जो है सरसप कल्क डालते हैं, पंचतत्व घृत डालते हैं। तो इस तरीके से विधिपूर्वक वहाँ देख सकते हैं। मेरी किताब में भी प्रमेहग्न बस्ती का उल्लेख है, आप उसको देख के वो उस बस्ती को लगाएं, तो इससे भी काफ़ी प्रमेह में आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बसंत कल्प चिकित्सा के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कल्प चिकित्सा माने पहले दिन 30 मिलीग्राम, फिर 60 मिलीग्राम, फिर 30-30 ग्राम ऐसा बढ़ाते जाइए 10 दिन तक, और उसके बाद फिर कम कर, फिर 10 दिन स्टेटस ले लीजिए पोजीशन, और उसके बाद फिर कम करिए। ऐसा 20 दिन का कोर्स आप करें। और उसके साथ साथ जैसे ही आप बसंत कुसुमाकर बढ़ाएंगे उसी प्रकार आपको करेले का रस, करेले का स्वरस, उसको भी धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले आधा कप, फिर 1 कप, फिर 2 कप, फिर 3 कप, 1.5 कप, ऐसा। तो इससे भी बहुत जल्दी ब्लड शुगर जो है कंट्रोल में आ जाती है। औषधियों में आप दे ही रहे हैं बसंत कुसुमाकर, उसके साथ साथ में बसंत कुसुमाकर रस 125 मिलीग्राम, शलद इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, और त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम, ये योग तैयार कर लें। और इस योग को एक सुबह एक शाम को गर्म पानी के साथ देवें। इसके अलावा मामज्जक भट्टी और गुड़मार घन, मामज्जक भट्टी और गुड़मार घन 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ इसका आप सेवन कराएं। इससे भी डायबिटीज़ में बहुत अंतर आता है। इसके अलावा मधुमेहारी चूर्ण एक आता है, डायबेकॉन टैबलेट हैं, बहुत सारे योग बाज़ार में उपलब्ध हैं। लेकिन पंचकर्म कराने के पश्चात, वस्ती देने के पश्चात, या वस्ती दे रहे हैं उसके दौरान भी आप दवाइयाँ दे सकते हैं। इससे निश्चित रूप से ब्लड कंट्रोल होगा। और निदानम परिवर्जनम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, अनवांटेड चीज़ें जो पेशेंट खाता है और कैलोरी को पूरी तरह से खर्च नहीं करता है, तो उसको कहें प्रतिदिन आप अच्छा योगाभ्यास करें, या एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार ही करें, या कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तेज़ गति से चलें। ये बहुत ज़रूरी है। आधा इलाज तो आपके पास है, आधा इलाज औषधियों में। तो इस तरीके से परहेज करते हुए, निदान का परिवर्जन करते हुए दवाई देंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर योगेश महाजन, उन्होंने एक एडवाइस पूछी है कि भाई पतंजलि की मेडिसिन कैसी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेडिसिन अच्छी हैं, इनका प्रयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं। और यही एक ऐसी कंपनी है कि कम से कम आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करती है, तो निश्चित रूप से हमें भी किसी न किसी रूप में पतंजलि को सहयोग करना चाहिए। डॉक्टर निकिता जाधव, उन्होंने सोरियासिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। शायद उन्हीं को है ये सोरियासिस, जिसको हम किटिव या एक कुष्ठ से तुलना हम कर सकते हैं। और वातक कफ प्रधान व्याधि है ये। इसमें निश्चित रूप से सबसे पहले संशोधन चिकित्सा कराना। बहुदोषस्य से संशुद्ध बहुसा अनुरुक्ता प्राणन दोषे हति मात्रा हते वायु हन्यात बलमाशु। सबसे पहले संशोधन, क्योंकि बहुदोषावस्था, कुष्ठ में बहुदोष होता है, तो वहाँ पर पुनः पुनः वमन विरेचन वस्ती देने का प्रावधान है। सबसे पहले 3-4 दिन आप दीपन पाचन औषधि ले लें, पंचकोल काढ़ा खाली पेट में दोनों टाइम, या पंचकोल चूर्ण 5 ग्राम भोजन के पहले दोनों टाइम लें 5 दिन तक। उसके पश्चात आभ्यंतर स्नेह पाना प्रारंभ करें पंचतिक्त घृत से। पंचतिक्त घृत प्रथम दिन 30 ml, 60 ml ऐसा बढ़ाते क्रम में देते जाएं जब तक कि सम्यक स्नेह के लक्षण न प्राप्त हों। वातानुलोम्यम दीप्तो अग्निर्वचः स्निग्ध संहुतम मार्दों में स्निग्धाचांगे स्निग्ध नामोपजायते। 2 लक्षण आप जरूर परीक्षा करें, सस्नेह मल प्रवृत्ति और शिथिल मल प्रवृत्ति। यदि होने लगे तो समझ लीजिए सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हो गए। सम्यक स्नेह के लक्षण जब प्राप्त हो गए तब एक दिन स्वेदन कराएं। एक दिन का मतलब है प्रातः, सायं, और जिस दिन वमन कराना है उस दिन, यानी 3 अन्न काल तक स्वेदन कराएं। मान लीजिए आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिले तो कल सुबह, कल शाम को, परसों सुबह वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन कराएं।
और परसों सुबह फिर वमन करा दें। वमन के लिए आकंठ पान के लिए गन्ने का रस या दुग्ध का चयन आप कर सकते हैं। आकंठ का मतलब होता है कम से कम 2 लीटर रोगी को धीरे धीरे बड़े प्यार से उसको पिलाना है और उसके पश्चात मदन फल कल्प का सेवन कराना है। मदन फल कैसे बनाना, तो एक दिन पहले, वमन के एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। इसमें पटोल पत्र, इंद्रजौ और गिलोय, पटोल पत्र, इंद्रजौ और गिलोय, ये 30-30 ग्राम लेकर के इसका काढ़ा 100 ml बना लें और इस 100 ml काढ़े में छान लें। जब कुनकुना हो जाए तब मदन फल पिपली 10 से 15 ग्राम योकुट करके इसमें भिगो के रख दें। प्रातःकाल जिस दिन वमन कराना है इसको मसलें, छानें और इसमें करीब 2.5 से 5 ग्राम सेंधव नमक और 20 ml शहद मिला करके ये मदन फल कल्प के द्वारा वमन कराएं। पित्तांतम वमनम श्रेष्ठम कफांतम च ब्रेकमाहु। विधिवत का मतलब जो क्लासिक्स में जैसा उल्लेखित है वैसा ही आपको विधि अपनानी है। वमन कर लें। वमन करने के पश्चात फिर संसर्जन क्रम, कम से कम 5 दिन संसर्जन क्रम जरूर करें और फिर इसके बाद विरेचन कराना है। ये ध्यान रहे कि वमन और विरेचन के बीच 15 दिन का गैप होना चाहिए। 15वें दिन विरेचन आना चाहिए। तो 9वें 10वें वमन के 9वें 10वें 11वें दिन आभ्यंतर स्नेहपान पुनः पंचतिक्त घृत से करें। सम्यक स्नेह लक्षण 3 दिन में ही देना है। इसमें परीक्षण नहीं करना है। टेस्ट डोज या हेरेसीसी मात्रा जो हम शुरुआत करते हैं 30 ml से, वैसा अब नहीं करना है क्योंकि हमने वमन में कर लिया है। तो 9वें दिन 100 ml, 10वें दिन 150, 11वें दिन 200 ml आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत का कर लें। अन्नपान उत्सर्जन देना चाहिए और विधि जो स्नेह कर्म की है वो आपको मालूम ही है। और फिर इसके बाद 3 दिन तक 12वें 13वें 14वें दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन करें और ऐसा आहार विहार दें जो कफ पित्त वर्धक ना हो। और इस तरीके से 15वें दिन फिर विरेचन कराएं। विरेचन कल्प में 30 ग्राम कुटकी, 30 ग्राम निशोथ, 30 ग्राम छोटी हरड़, अमलतास 30 ग्राम, इन सबको मिला के 100 ml काढ़ा बना लें और इसमें 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचनार्थ प्रातःकाल खाली पेट में देवें और दिन भर कुछ खाना नहीं देना है। शाम से फिर संसर्जन क्रम प्रारंभ करना है। तो इस तरीके से विरेचन दें और विरेचन के फिर 9वें दिन से वस्ती देना प्रारंभ करें। 9वें दिन से वस्ती के लिए अनुवासन वस्ती के रूप में आप बनाना पड़ेगा। आपको जो कुष्ठग्न औषधियाँ हैं उनसे सिद्ध कर लीजिए तेल को, जैसे गिलो है, इंद्रजौ है, मुलहठी है, मुस्तक है, परपट है, बिल्व है। ऐसे जो द्रव्य हैं या जो सिद्धार्थक स्नान में मैं हमेशा उल्लेख करता हूँ उनसे औषधियाँ ले लीजिए। मुस्त, मदनम, त्रिफला, करंज, आरगवद, कलिंग यवाहा, दारवी, सप्तपर्णाहा, सिद्धार्थकम नाम चाहिए। इन औषधियों में कुछ चयन कर लीजिए और इससे सिद्ध तैल तैयार करिए और इस तैल से अनुवासन बचती है। और निरूह वस्ती के लिए तो ये औषधियाँ हैं ही जो मैंने बताई सिद्धार्थक स्नान की। इन औषधियों को प्रत्येक 20-20 ग्राम लेकर के लगभग 200 ग्राम टोटल औषधियाँ ले लीजिए और इसमें 1200 ml पानी मिलाएं, 300 ml शेष रहने तक पका लें। ये 300 ml काढ़े में ये जो तेल आपने बनाया है उसको 50 ml, शहद 50 ml, सेंधव 5 ग्राम ये डाल करके वस्ती देवें। तो क्रमशः अनुवासन आस्थावन देते हुए लगभग जो कालवस्ती क्रम है 16 वस्तियों का वो वस्ती देना चाहिए। तो पहले आपने वमन करा, फिर विरेचन, फिर वस्ती, उसके बाद नस्य कर्म। नस्य कर्म में अवपीड़न या प्रध्वन नस्य किया जा सकता है और इसके लिए कुछ औषधियाँ वर्णित हैं या फिर जो मैं आपको बताता हूँ जैसे अपामार्ग है, पिपली है, शिग्रू है, वचा है, विडंग है। इनमें से कोई 2 या 3 जो औषधियाँ आपके पास उपलब्ध हों इनका बारीक चूर्ण कर लीजिए और 2 चम्मच चूर्ण थोड़ा से पानी मिला के एक दिन पहले रख लीजिए, दूसरे दिन उसको मसल के छान लीजिए और ये अवपीड़न नस्य हो गया। तो इस तरीके से 2 दिन स्नेह नस्य देना है अणुतेल से और तीसरे दिन अवपीड़न, ऐसा क्रमशः आप ये नस्य कर्म देवें। तो इस तरीके से सूर्योदय में पहले वमन, विरेचन, वस्ती और नस्य ये करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार रक्त मोक्षण का भी प्रयोग करना चाहिए। सर्वांगत अगर है तो शिरावेद के द्वारा रक्त मोक्षण करना चाहिए
और स्थानीय के एक जगह है, घृतित रूप से है, तो वहाँ पर जलौका के द्वारा रक्त विश्रावण कराना चाहिए। तो ये पंचकर्म की चिकित्सा बहुत ही आवश्यक है। चरक कहते हैं पक्षाद विरेको वांतस्य ततश्चापि निरूढ़म सद्या निरूहो अनुवास्या सप्तरात्राद विरेचनम। और सुश्रुत कहते हैं पक्षाद छर्दनान्य अभिपेयान मांसान मांसाद स्रंसनम चाभिदेयम श्राव्यम रक्तम द्विवसरे ही अल्पम नस्यम दद्यात् त्रिरात्राच। यानी वमन 15-15 दिन में, विरेचन 1-1 माह के अंतर्गत और 6-6 महीने के अंतर से शिरावेद कराना चाहिए और 3-3 दिन के अंतर से नस्यकर्म कराना चाहिए। ये खास तौर से कुष्ठ रोग के लिए उपयोगी है। तो इस तरीके से संशोधन कराने के पश्चात फिर औषधियों का सेवन करें। इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा आपको, तक्रधारा, सर्वांग तक्रधारा। आप सर्वांग तक्रधारा जो सिद्धार्थक स्नान के द्रव्य हैं, मुस्त, मदनम, त्रिफला, करंज, आरगवध, कलिंग, यवाहा, दारवी, सप्तपर्णाहा, इन औषधियों से सिद्ध करके छाछ सिद्ध कर लें और छाछ के द्वारा सर्वांग धारा पेशेंट में करें। इससे भी बहुत अच्छा लाभ होता है। सर्वांग धारा करने के पहले चाल मोगरा तेल का अभ्यंग करना चाहिए हल्के से, और उसके पश्चात फिर आप तक्र धारा करें। लगभग 15 दिन 20 दिन तक्र धारा करें। इससे तत्काल रोगी में आराम प्राप्त होता है। औषधियों के अंतर्गत इस जो मैंने आपको सिद्धार्थक स्नान के द्रव्य बताए, उनका काढ़ा का सेवन कराइए। साथ में इसी काढ़े के द्वारा स्नान कराइए और स्नान कराने के पश्चात फिर निम्ब तैल, करंज तैल दोनों मिला लीजिए और इसको लेपन दिन में 2 या 3 बार या 4 बार जरूर करें। एक बार निम्ब तैल और करंज तैल और एक बार चाल मोगरा तैल, ऐसा अभ्यंग करें। अभ्यंग का मतलब बहुत ज़्यादा मालिश नहीं करना है, लगाना है। इसके अलावा 000 आता है एक ऑयल, वो भी बहुत उपयोगी है। तो अनेक बाज़ार में सोरियोसिस के लिए तेल आते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। पेट साफ रहे ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। रसौषधियों में गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, तालकेश्वर रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ऐसा दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी पंचनिम्न बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार। और ये मैंने बताया ये बहुत कष्टसाध्य व्याधि है, आपको लगातार ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और 3-3 महीने में आप शोधन क्रिया को रिपीट कर दें। 3-3 महीने, अगर 3 बार या 2 या 3 बार आपने शोधन कर दिया तो फिर समझ लीजिए सोरियोसिस बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको चूँकि खुद को है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया। यदि इसके बाद भी कोई शंका हो तो आप मेरे से टेलीफोन से या व्हाट्सएप के द्वारा आप जानकारी दे सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि टेलीफोन से आप बात कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है व्हाट्सएप आते हैं मेरे पास बहुत सारे, मैं सबका उत्तर नहीं दे पाता हूं क्योंकि उतना समय नहीं रहता है। लेकिन टेलीफोन यदि आप करते हैं तो आपको जो मेरा अनुभूति योग वगैरह है मैं आपको बता सकता हूं। डॉक्टर वंदना पाठक, इन्होंने, मैंने पुराने घृत का उल्लेख किया था उन्माद में। पुराना घृत 10 साल का, 20 साल का, 100 वर्ष तक का भी कई लोग शास्त्रों में आता है, पुराण पुराण ऐसा। तो हमेशा जब भी स्नेहपान कराना होता है तो 2 तरीके हैं। यदि संशोधन के लिए स्नेहपान कराना है तो प्रातःकाल खाली पेट में रात्रि का भोजन पच जाए तब देना चाहिए, और यदि संशमन के लिए स्नेहपान कराना है तो भोजन के काल में, मान लीजिए आप 12 बजे खाना खाते हैं तो पौने 11 बजे यानी 15-20 मिनट पहले आप उसका सेवन कर सकते हैं। यानी भोजन के पूर्व संशमन लेना चाहिए। पिबेद संशमनम में स्नेह है, अन्न काले प्रकांक्षता शुद्धर्थ पुनर्हारे नैषे जीर्णे पिबेन्नराहा। तो ये घृतपान हमेशा भोजन के पहले, भोजन के काल में देना चाहिए। शक्ति मोहन जी का प्रश्न है जॉइंट पेन का ट्रीटमेंट। अब जॉइंट पेन तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जॉइंट पेन ऑस्टियो के कारण है, संधिवाद के कारण है, या आमवाद के कारण है, कि लिगामेंट सिंड्रोम के कारण है, या गाउट के कारण है। पहले आपको कारण को देखना पड़ेगा और फिर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यदि संधिवात है तो समझ लीजिए डिजेनरेशन जन्य व्याधि है, क्षयजन्य व्याधि है, यहाँ ब्रह्मण तैलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इसमें निश्चित रूप से जानू वस्ती लगाएं और उसके बाद पत्र निश्वेद कराएं। पत्र निश्वेद बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है इसके लिए।
इसके अलावा एक योग मैं संधिवात में हमेशा देता हूँ, उसमें अश्वगंधा 100 ग्राम, 50 ग्राम पिपली चूर्ण और शुंठी चूर्ण 50-50 ग्राम, ये तीनों को मिला लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा लेप लगाएं। लेप में सबसे अच्छा है 10 मूल के द्रव्य बारीक चूर्ण कर लें और इसमें कांजी, स्नेह, तैल आदि मिला करके अच्छी तरह लेप तैयार करें और इस लेप को लगा कर रात्रि में बांधने से भी बहुत पेशेंट में आराम मिलता है। इसके अलावा महावात विध्वंसन रस, प्रवाल पंचामृत और गिलोय सत्व, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, एकांग वीर 125 मिलीग्राम मिला करके दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन कराएं। यदि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गठियावात है, तो इसमें सिंगनादु गुलू 2 गोली सुबह शाम को, महारासनादिक्वाद 30 ml और 30 ml खाली पेट में, और पंचकोल क्वाथ का भी सेवन इसमें बहुत उपयोगी है। और इसके अलावा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि इसमें सबसे पहले दीपन पाचन औषधि दीजिए, फिर आभ्यंतर स्नेह पान करा के विरेचन करा दीजिए, और विरेचन करने के पश्चात फिर वस्ती जो आम बात के लिए विशेष वस्ती हैं, जैसे कि पंचकोल क्षार वस्ती, वैतरणी वस्ती, ये कुछ वस्तियां हैं जो मेरी किताब में हैं, वो आप देख सकते हैं, तो उनका प्रयोग करें आम वात के रोगी में। साथ में दीपन पाचन औषधि हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए, ये ध्यान देना है। ये आम वात के बारे में है। और गाउट है तो गाउट भी लगभग आम वात की ही चिकित्सा इसमें करते हैं। लिगामेंट सिंड्रोम है तो उसमें जो मैंने योग बताया, अश्वगंधा, शुंठी और पिपली, ये चूर्ण का प्रयोग करें। साथ साथ में दशांग लेप का लेप लगाएं। करीब 20 ग्राम दशांग लेप, आधा कप पानी, 2 चम्मच सरसों का तेल, अच्छी तरह उसको पकाएं और इफेक्टेड जहाँ पर लिगामेंट सिंड्रोम है वहाँ लेप करें। इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा लाक्षादि गुलू और महायोगराज गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें। इस तरीके से आप जॉइंट्स पेन में, लेकिन कोई पर्टिकुलर यदि कोई डिसीज़ है तो उसके बारे में आप आगे पूछ सकते हैं। संदीप यादव जी ने दद्रू के बारे में पूछा है। दद्रू का ट्रीटमेंट बहुत ही कष्टसाध्य व्याधि है। अधिकतर ये जांघों के मूल में या गर्दन में ज़्यादातर दद्रू होता है। इसके लिए निश्चित रूप से आपको संशोधन कराना पड़ेगा। वमन विरेचन करा लीजिए। वमन विरेचन करने के बाद फिर औषधियों का प्रयोग करें। इसमें गंधक द्रुति आप लगाएं दिन में 2-3 बार, इससे लाभ प्राप्त होगा। बहुत ज़्यादा खुजली है तो टेक्जिमा और आर्टिप्लेक्स लोशन, इन दोनों को मिला करके दिन में 2-3 बार लगाएं। इससे खुजली बंद होगी। खुजली बंद होगी तो धीरे धीरे रोगी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पंचनिम्न बटी आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार। महामंजिष्ठादिक्वाथ 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। पेट साफ रहे इसका हमेशा संज्ञान लेते रहना चाहिए। एरण्य भ्रष्टरित की रात को आधा चम्मच रोजाना देते जाएं, जिससे जो प्रकोपित पित्त है या अनवांटेड मटेरियल है वो निकलते जाएं, कोष्ठ जो है साफ होता जाए। औषधियों में गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार शहद के साथ चटावें। तो ये पूरी प्रक्रिया लगातार करने से निश्चित रूप से पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। सोनल पटेल जी ने टेलीफोन नंबर पूछा है मेरा। शक्ति मोहन जी ने भी टेलीफोन नंबर पूछा है, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। 99-204-86729। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 99-204-867 और 29। कृतिका वंशन, इन्होंने प्रश्न किया है, 3-4 साल से रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये क्रोनिक एक्यूट मान कर चिकित्सा करें। तो निश्चित रूप से 3-4 साल से है तो ये क्रोनिक है और क्रोनिक मार करके आपको चिकित्सा करना चाहिए। एक्यूट होता है तो 1 महीने 1.5 महीने के बीच का मान के चलते हैं। एक्यूट में निश्चित रूप से बाह्य अभ्यंग वर्जित है, जबकि जब क्रोनिक हो जाता है तो वहाँ पर हम अभ्यंग, पत्र निषेध आदि सब कर सकते हैं। तो आप ऐसे रोग को जो 3-4 साल से है तो क्रोनिक समझ करके ही आप ट्रीटमेंट करें और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही अपनाएं।
लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटूनि च विरेचनम स्नेहपानम वस्तिश्चाम मारते सैंधवादेन अनुवासस्या क्षारवस्ते प्रशस्ते आमवाते पंचकोल सिद्धम पानान्नम स्थिते रुक्षासो दो विघातव्यो बालुका पुरक तथा। जो आमवाद का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से आप जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपने अगर किताब मेरी प्राप्त कर ली हो तो उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया है, उसके अनुसार से आप आगे बढ़ सकते हैं। वसुंधरा पाटिल जी ने पूछा है, मधुमेही को चंद्र प्रभावटी कितने समय तक दे सकते हैं? सामान्यतः मेरे हिसाब से लगातार 3 माह तक कोई भी रस औषधि या टेबलेट दे दें, 3 माह तक देना चाहिए। अगर आगे आवश्यकता है तो आप 4-5 दिन 7 दिन का गैप देके पुनः स्टार्ट करें, नहीं तो 3 माह के बाद ज़्यादा दिन लेने पर उसका इफेक्टिव जो लाभ है वो उतना नहीं होता है। तो फिर से 5-6 दिन का गैप देके 7 दिन का गैप देके पुनः आप जो है ये गोली चालू कर सकते हैं। कोई नुकसान वाली नहीं, इसमें कोई ऐसा तत्व नहीं है जो रोगी को नुकसान करे, तो आप दे सकते हैं। वसुंधरा पाटिल जी का उत्तर मैंने अभी दिया। डॉक्टर अनिल पांडे ने डायबिटीज़ का पेशेंट है तो सीतोपलादी कैसे दे सकते हैं? तो बात सही है, लेकिन अल्प मात्रा में आधा चम्मच देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। मान लीजिए सूखी खांसी आ रही है, बड़ी तकलीफ़ है, तो आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। आधा चम्मच दिन में 3-4 बार आप सेवन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ में चूँकि डायबिटीज़ की दवाई आप दे रहे हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल है, तो अभी ऐसे मुझे बहुत खांसी आ रही थी, मैं ले रहा था, डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन मैं ले रहा था 1-1 चम्मच दिन में 3-4 बार लिया, और अब मैं कल परसों से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खांसी बिल्कुल मुझे नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़, बहुत शंका होती है, जैसे मैं सबको एडवाइस देता हूँ कि अंजीर खाइए, मुनक्का खाइए, है, इससे बड़ा ताकत बढ़ती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी नष्ट होते हैं। तो और कहते हैं डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। मैं आपको बताऊं, मेरे को तो 20 साल से डायबिटीज़ है, और मैं 30 साल पहले से 2 अंजीर रोज़ खाता हूं रात को सोते टाइम, डेली 1 गिलास दूध और अंजीर और मुनक्का, ये मेरा डेली का रूटीन है। तो लेकिन डायबिटीज़ कंट्रोल है, कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे। तो आप अपने दिनचर्या ठीक रखते हैं, आप उतना एक्सरसाइज करते हैं, जो खाना खाते हैं, जितनी कैलोरी का वो खर्च करते हैं, तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो आप जो है ज़्यादा डरे नहीं, आप बिल्कुल दे सकते हैं पेशेंट को। हमारे साथ हमारे चिकित्सक, प्रिय चिकित्सक जो नित्य प्रतिदिन सुनते हैं, और उसी की वजह से, इन्हीं की वजह से मैं रोज़ आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत भी हो पा रहा हूँ, क्योंकि इस उम्र में आपके साथ बैठना 1 घंटा लगातार, ये भी थोड़ा तकलीफ़देह है, लेकिन फिर भी आपके उत्साह को देखते हुए मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। हमारे नवीन चंद्र जोशी जी, जो कि आयुष दर्पण के कर्ता धर्ता हैं, बड़े प्रभावी व्यक्ति हैं और अपना काम बखूबी से करते हैं। ऐसे नवीन जी, डॉक्टर विजय सैनी, लगभग सभी, जब से मैं देख रहा हूँ, कुछ नाम तो ऐसे हैं कि मुझे याद हो गया है, वो हमेशा इस कार्यक्रम में रहते हैं। डॉक्टर विजय सैनी, विकास महाजन जी, निर्मला स्वाल, ये जैसा मैं बार बार बताता हूँ बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी हैं, नेपाल में प्रैक्टिस करती हैं। मुकम्बिका रचना जी, मनोरंजन साहू, KN गंगवार जी, रेखा वर्मा जी, राकेश कुमार जी, भारत ठोक जी, महेंद्र चतुर्वेदी जी, शीतल गुंजनवार जी, राजेंद्र कुंद्रा जी, संध्या पांडे, सुनील रातौरी जी, विकास चौधरी जी, संदीप यादव जी, विनेश्वरी श्रीवास्तव, सोनल पटेल जी, उषा तभानी जी, नीलम शुक्ला जी, प्रशांत ससाने, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, ज्योतिबाला डामोर जी, परवेश मन्या जी, संदीप वर्मा जी, अंकित सिंह, शिल्पा पालस्कर जी और अंसारी, सेमा अंसारी, ये आज के कल के व्याख्यान में उपस्थित थी। निश्चित रूप से आज भी वो उपस्थित होंगी। अब आइए, मैंने अब कल से कुपोषण जन्य व्याधियों के बारे में चर्चा प्रारंभ की है, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ जो प्रमुख कारण हैं उनके बारे में चर्चा की ली जाए। कुपोषण होता क्यों है और इसे हमें दूर कैसे कर सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसके बारे में कास्टो फैक्टर ऑफ द डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, कुपोषण जन्य विकारों के प्रमुख कारण और उनको
उनसे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा से चर्चा करेंगे आज। और उसके बाद फिर जो कुपोषण जन्य व्याधियाँ हैं वो लगातार आपके सामने मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। कुपोषण मानव विकास के पथ में एक ऐसा अवरोधक है जिसे दूर किए बिना मनुष्य का विकास उच्च स्तर पर संभव नहीं है, न पहुंच सकता है। कुपोषण जन्य प्रमुख व्याधियों में जैसे रिकेट्स, ऑस्ट्रोमेलिशिया, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी जैसे प्रमुख व्याधि हैं जो आमतौर पर हमको प्राप्त होती हैं। और ये सब कुपोषण जन्य व्याधि, कितना भी आप दवाई दें, जब तक उनका कुपोषण ठीक नहीं होगा तो ये रोग भी ठीक नहीं होते। कुपोषण के कारण क्या है? तो पहला कारण है सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएशन। समाज में आप देखिए, समाज में कितनी विभिन्नता है। यह तो बहुत ही उच्च स्तर के व्यक्ति हैं जो अधिक से अधिक मात्रा में संग्रह कर लेते हैं, बहुत सारा अन्न इकट्ठा कर लेते हैं, और जिसके कारण जो अन्य व्यक्ति हैं, अन्य समाज के व्यक्ति हैं, उनको वो आहार नहीं मिल पाता। इसी पर इकोनॉमिक वेरिएशन, कोई बहुत रईस आदमी है, कोई बहुत कमज़ोर आदमी है। तो जो कमज़ोर आदमी है, गरीब आदमी है, उसको जो पर्याप्त आहार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और जो रिचेस्ट आदमी है उनके पास संग्रह कर लेते हैं वो लोग। तो ऐसी विषमता जो हमारे समाज में है, ये भी एक कारण है। धनाभाव के कारण आवश्यक खाद्यान्न नहीं खरीद पाता, धनवान के द्वारा अत्यधिक आहार का संग्रह हो जाता है और गरीबों में नहीं होता है। ये भी एक कारण होता है, सामाजिक और आर्थिक कारण। दूसरा है लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी एक मुख्य कारण है। शिक्षित नहीं है, और शिक्षित न होने के कारण उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा संतुलित आहार है, इसका उनको ज्ञान नहीं होता। अशिक्षित व्यक्ति आहार विधि विधान को समझ नहीं पाता है और उसकी वजह से वो ठीक ढंग से भोजन नहीं ले पाता। लेकिन अगर शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से वो समझदारी से भोजन ग्रहण करेगा। क्वालिटेटिव डाइटरी डिफिशियंसी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, संतुलित आहार न लेना। जैसा कि आप जानते हैं, संतुलित आहार के 6 मुख्य घटक होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन्स, पांचवा साल्ट और वाटर। ये मुख्य रूप से घटक हैं जो हमारे संतुलित रूप में भोजन के साथ पहुंचना चाहिए। और ये जब असंतुलित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो कुपोषण जन्य व्याधि हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। इन चीज़ों की कमी या अधिकता से कुपोषण जन्य विकार होते हैं। चरक ने कहा है कि सम्यक भोजन अर्थात षष्टिकशाली, मुद्ग, सैंधव, आमलकी, यव, जल, दुग्ध, सर्पी, जांगल मांस, मधु आदि का नियमित रूप से सुमात्रा युक्त प्रयोग करना चाहिए। यानी पहले ज्ञान था आचार्यों को कि अगर संतुलित आहार नहीं लेंगे तो तमाम प्रकार की कुपोषण जन्य व्याधि उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट कारण है जिसको हम बोल सकते हैं एक्सेसिव इनटेक ऑफ अ सिंगल डाइट। कई बार एक ही डाइट, एक ही प्रकार की डाइट लोग लेते रहते हैं, उससे भी कुपोषण जन्य व्याधियाँ हो सकती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो एक भोजन आप ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, तो ये भी एक कारण पेशेंट में हो सकता है। एक ही आहार सेवन करने से कुपोषण उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ नेचुरली टॉक्सिक फूड मटेरियल्स। नेचुरली जो टॉक्सिक हैं उनको हम निरंतर खाते रहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में खिसियारी दाल पैदा होती है। खिसियारी दाल ये बिना बोए पैदा हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो दाल होती है राहर दाल, उसी के समान छोटे रूप में होती है और राहर दाल में लोग मिला देते हैं, और छत्तीसगढ़ में ये बहुत होता है। और इसके खाने से लगातार, खिसियारी दाल खाने से लगातार खाते हैं तो पक्षाघात जैसे रोग हो सकते हैं, और जिसको हम कलाय खंज बोलते हैं। रोगी कलाय एक पक्षी होता है, उसके समान चलने लगता है। तो ऐसे भोजन हम निरंतर करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे दूध और नमक, इसका निरंतर कई बार हम खिचड़ी लेते हैं। ख़ास तौर से गुजरात में मैंने देखा है कि रात को खिचड़ी का सेवन दूध के साथ करते हैं और उस खिचड़ी में नमक पड़ा हुआ आता है, और नमक और दुग्ध ये विरुद्ध आहार होता है, और निश्चित रूप से इसके खाने से तमाम प्रकार के स्किन डिसीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा किसी पदार्थ में गुड़ भी है,
उसमें नमक भी पड़ा हुआ है, उसमें इमली भी पड़ी हुई है, ऐसे विरोधी आहार विहार का सेवन हम निरंतर करते हैं तो निश्चित रूप से तमाम प्रकार की व्याधियां भी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो नेचुरली हमारे ये नुकसानदेह हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है ओवर न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा भोजन करना, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस पदार्थ लेना। इसके कारण जो है तमाम प्रकार के रोग जैसे मेदो रोग है, प्रमेह रोग है ना, इस प्रकार के गाउट है, ऐसे रोग हमारे अंदर उत्पन्न होना चालू हो पाते हैं। तो ओवर न्यूट्रिशन, एक्सेसिव इनटेक ऑफ सिंगल डाइट और इनटेक ऑफ नेचुरली टॉक्सिक फूड मटेरियल्स, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिस्टमिक डिसीजेज ऑफ बॉडी। सिस्टमिक डिसीज जो एक प्रकार हमारे अंदर जो अन्य डिसीज हैं जिसको हम निदानार्थकर भाव कह सकते हैं, उनके कारण भी हमारे रोग होते हैं। जैसे आमाशय में अम्ल कम मात्रा में उत्पन्न हो रहा हो तो इससे इंडाइजेशन होगा तो कुपोषण उत्पन्न होगा, एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं हो पा। और इसके अलावा धीरे धीरे जो है रक्ताल्पता हो सकती है। जब अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो रक्त से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद का पोषण नहीं हो पाएगा। वसा का ठीक से पाचन न हो तो पुरुष में जो है वसा अधिक हो जाता है, वसा निकलना प्रारंभ हो जाता है। कैंसर ऑफ स्टमक में कैंसर हो तो खाना पीना रोगी का बंद हो जाता है और कुपोषण जन्य व्याधि हो सकती हैं। अरुचि बराबर निरंतर अरुचि एनोरेक्सिया बना रहे तो खाना पेशेंट ढंग से नहीं खाता है और परिणाम स्वरूप कुपोषण के लक्षण पेशेंट में प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा डिफेक्टिव हैबिट्स ऑफ फूड इनटेक। डिफेक्टिव हैबिट, एक ही प्रकार का भोजन, सुरा का अत्यधिक सेवन, कभी कम खाना कभी ज़्यादा खाना, समय पर नहीं खाना, तो ये बार बार यदि होता है डिफेक्टिव हैबिट्स ऑफ द फूड इनटेक तो भी कुपोषण जन्य रोग हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक मुख्यपूर्ण कारण है वेरी लो क्वांटिटी ऑफ इनटेक फूड एंड फ्रीक्वेंट फास्टिंग। वेरी लो क्वांटिटी ऑफ इनटेक, बहुत कम मात्रा में नपातोला कई लोग भोजन करते हैं और बहुत ज़्यादा उपवास भी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति में भी कुपोषण व्याधि हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रियस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। कुछ व्याधि हैं जैसे डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में शर्करा निकलती रहती है और शर्करा तो ऊर्जा के लिए आवश्यक है और इसके लिए रोगी कमज़ोर हो जाता है और माल न्यूट्रिशन से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उसी प्रकार रीनल फेलियर हो, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, ग्लोमेरुलस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो प्रोटीन, जिसको हम प्रोटीन बाहर निकलने लगता है। प्रोटीन बाहर निकलने से रोगी कमज़ोर होने लगता है। तो इस तरीके से रीनल फेलियर भी एक कारण माल न्यूट्रिशन का हो सकता है। डायरिया, निरंतर डायरिया होता रहे तो जलीय अंश और इलेक्ट्रोबाइलेंस जो हमारे शरीर में होना चाहिए उसका इम्बैलेंस हो जाता है, परिणाम स्वरूप कुपोषण पैदा होने लगता है। इसके अलावा जनसंख्या का नियंत्रण। जनसंख्या इतनी तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रही है कि कितना भी साधन हम उपलब्ध कराएं वो पूर्ति नहीं होती है। तो इसे जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है और तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस तरीके से जो प्रमुख कारण हैं मैंने आपके सामने चर्चा की। एक तो सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएशन, लैक ऑफ एजुकेशन, क्वालिटेटिव डाइटरी डिफिशियंसी, ओवर न्यूट्रिशन, excessive intake of a single diet, intake of naturally toxic food materials, then systemic diseases of the body, defective habits of the food intake, very low quantity of the intake food and frequent fasting, excessive loss of nutritious substances from the body. तो excessive loss of nutrition और फ्रॉम द बॉडी से एक्सेसिव मात्रा में जो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस खाते हैं उसकी वजह से भी ओवर नरिशमेंट पेशेंट में होता है। कुपोषण के बचाव, क्या बचाव हो सकते हैं, संक्षिप्त में हम विचार करते हैं। तो पहला है पर्याप्त आहार द्रव्यों की उपलब्धता। ये शासन प्रशासन की जवाबदारी है कि सभी को
भोजन मिले, संतुलित भोजन मिले तो पर्याप्त आहार द्रव्यों की उपलब्धता हो। आय के साधनों की वृद्धि, जब तक आय नहीं होगी तो क्या करेगा, तो ऐसे काम धंधे प्रारंभ करना चाहिए गांव-गांव में, ताकि आय बढ़े रोगियों की, उनको नौकरी मिले, ताकि संतुलित भोजन वो प्राप्त कर सकें। न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन से संबंधित जानकारी पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित होना चाहिए कि हमारा संतुलित भोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पानी, साल्ट आदि कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, क्या संतुलित भोजन है, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, ऐसे शिक्षा भी आवश्यकता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, जनसंख्या का नियंत्रण करना आवश्यक है। खाद्य सामग्री में आवश्यक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जैसे नमक में आयोडीन मिला के देना, विटामिन ए का वितरण करना, आयरन और विटामिन सी, फॉलिक एसिड ये स्त्रियों में वितरित करना, क्योंकि स्त्रियों में एनीमिया बहुत पाया जाता है। कुपोषण के कारण शीघ्र पहचान करना, क्या कारण है, किस वजह से कुपोषण हो रहा है, और उसका निराकरण करना। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तो कुपोषण से हम बच नहीं सकते। तो मैंने एक सामान्य बात आपको बताने का प्रयास किया है कि कुपोषण होता क्यों है और कैसे हम उसको रोक सकते हैं। आगे नेक्स्ट टाइम जो कुपोषण जन्य व्याधि हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। मैं अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब मेरे साथ उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।